चलिए सब कोई शांति बैठिए। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है आपके अपने क्लास में। लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। इसके बाद इससे पहले तो होली खेलने गए हुए थे। तो होली से पहले जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने ये शुरू किया था इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। ठीक, फिर हमने उसमें पढ़ा था आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। हम पढ़े थे उसमें कि अर्थव्यवस्था के कितने ढांचा या संरचना है, जिसमें आप लोगों को हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र बताए थे। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो पूंजीवादी समाजवादी और मिश्रित तीनों पढ़ाए थे। उसके बाद आप लोगों को हम पढ़ाए थे मुद्रा के बारे में, कैसे मुद्रा के विकास हुआ, कैसे एटीएम आया, कैसे कोर प्रणाली क्या था, बैंकिंग क्या है, इसके बारे में पढ़े। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है, जिसमें आज मुख्य रूप से हमारा टॉपिक पहले शुरू होगा राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय है। फिर हम लोग योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे, और ऐसे करते करते बिहार की स्थिति को देखेंगे। बिहार पीछे क्यों है, क्या कारण है, और 9th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि बिहार के पीछे होने के कारण क्या है, इकोनॉमिक्स में ही पढ़े थे। और कैसे हम इसको आगे ला सकते हैं, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, वो पढ़ेंगे। फिर लास्ट में एक टॉपिक रहेगा मूलभूत आवश्यकता और विकास के बीच संबंध, और चैप्टर आज ही इसको कर देंगे खत्म। आप लोग धैर्य बना के रखिए, एक एक करके टॉपिक को समझते जाइए। सबसे पहला चीज, हम लोग आर्थिक विकास को मापे कैसे, हमनी के कैसे पता चलेगा कि हमनी के देश का विकास हुआ कि नहीं हुआ, हमारा आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आर्थिक विकास मापने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका है तुमको राष्ट्रीय आय। अगर देश का आय ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे इनकम ज्यादा है तब ना हो रहा है, तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, वहां पे आर्थिक विकास हुआ है। और अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा नहीं है, कम है, तो वहां पे राष्ट्रीय विकास नहीं हुआ है। अब एक सवाल तुमको MBBI है सब्जेक्टिव में, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, या राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो आपको सिंपल इसका जवाब यही लिखना है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे हमने के भारत देश है, अब यहाँ पे दो तरह के उत्पादन होता है, एक वस्तु का और एक सेवा का। पीछे हम आप लोगों को बता दिए हैं। चाहे अब यहीं पे देखो तो उत्पादन में ये सब वस्तु है, और अभी हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सेवा है। दोनों से इनकम होता है, वस्तु से भी इनकम होता है और सेवा से भी। तो एक साल में जितना भी इनकम होगा वस्तु और सेवा दोनों से, दोनों को मिला दो, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब तुमको निकालना हो, मान लो पारिवारिक आय, तो पारिवारिक है, तो कैसे निकालेगा, एक साल में तो परिवार ने जो भी वस्तु और सेवा से कमाया सबको जोड़ दो, क्या हो गया, पारिवारिक आय हो गया तुम्हारा। देश के लिए निकाले तो राष्ट्रीय आय हो गया, कि हम अपन घर में 5 गो परिवार हैं, तो मान लीजिए पापा ओरिया मौनी बना के बेचते हैं, हम पढ़ाते हैं, भैया जॉब में है, बहन जॉब में है, तो सेवा क्षेत्र में है, पापा वस्तु उत्पादन कर रहे हैं मान लो, या खेती कर रहे हैं तो कृषि में उत्पादन हो गया। तो एक साल में पापा भी कुछ कमाएंगे, तो मान लो पापा हमारे कमाए साल में 10,000 रुपया, हम कमा लिए 5,000, एक से ज्यादा तो हमारा औकाते नहीं है कमाए के। भैया कमा लिए मान लो 40,000 रुपया, बहन कमा ली 40,000 रुपया। हाँ साल में, अरे साल में समझो ना, तोरा एकदम माने कि पूरा हमारे इनकम टैक्स के छापा पड़वाना है हमारा ये समझो। तो हम साल में 5,000 कमाए, पापा 10,000 कमाए, बहन भाई 40,000 कमाया, मम्मी भाभी मिलकर भी मान लो 2,000 रुपया कमा लिए, इतना के काम कर दिए। अब टोटल को जोड़ दो, तो 10 एने हो गया तुमको 80, 90, 97,000, ये मेरा हो गया पारिवारिक आय। अगर ऐसे ही करके हम पूरे देश का निकालें तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। समझ में आया, क्लियर। किताबी भाषा क्या है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं,
कि जितना भी वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ एक साल में, उसके मूल्य को, उसके दाम को, कीमत को एक साथ जोड़ दो, वही कहलाएगा तुमको राष्ट्रीय आय। ऐसा माना जाता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित होगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो अविकसित होगा, विकासशील होगा। अब मान लो एक ए नाम के देश से यहाँ पे कमा रहा है हर साल मान लो 100 करोड़ के इनकम है पूरे देश में, ठीक है। एक देश है बी नाम के, यहाँ पे ठीक से 1 करोड़ भी ना कमा रहा है, 50 लाख के इनकम है। अब बताइए दोनों में बेहतर कौन होगा, ए देश होगा कि बी देश होगा? क्यों ये बेहतर होगा? क्योंकि इसके पास इनकम बहुत ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा यानी यहाँ के लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसका जीवन स्तर बढ़िया होने की संभावना है, तो इसको विकसित माना जाएगा। हर चीज में डेवलप रहेगा, एसी वाला रूम में रहेगा, एकदम बिल्डिंग में मार्बल टाइल्स लगा के। ये बेचारा साल में कमा रहा है 50 लाख, तो यहाँ की स्थिति गरीबी वाला रहेगी, यानी इसका राष्ट्रीय आय कम है तो ये विकसित नहीं होगा, इसका राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है तो ये विकसित है। समझ गया? क्लियर चीज? अब देखो, हाँ जी, हम पूरा देश के ना बात कर रहे गधा हुआ, एगो देश में साल में 50 लाख कमा रहा है तो कौची है, हम एक आधार दे रहे हैं। आज से 100 साल 200 साल पीछे चल जाओ, तो अगर एक व्यक्ति के पास 50,000 रुपया भी है तो वो बहुत ही अमीर है। आज 50,000 का वैल्यू है उतना, कल के लिए 50 लाख के कोई वैल्यू रहेगा? हमने के पोता के लिए 50 लाख कुछ नहीं रहेगा। कहेगा कि ऐसे कि खेतवा कैसे मिलल हो, तो घड़ी 10 लाख है, हमार बाप दादा पगला हल 10 लाख मिलल ना लेल, कैसे हमने कहा कि बतावा 2000 3000 मिलल ना लेल? अरे आपको लग रहा है कि 2000 3000 है, उस टाइम पे 2000 3000 की कीमत था, महत्व था उसका, समझ गए? तो हम तो यहाँ तुलना करवा रहे हैं कि एक 100 करोड़ कमा रहा है, एक 50 लाख कमा रहा है, तो कौन ज्यादा विकसित होगा? 100 करोड़ वाला, 50 लाख वाला कम विकसित होगा। तो माना जाता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वो विकसित होगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो वो अविकसित या विकासशील होगा। एक ये तरीका है आर्थिक विकास मापने का, जहां के राष्ट्रीय आय ज्यादा वहां पे आर्थिक विकास हुआ है। दूसरा इससे भी बेहतर है, वो है तुमको प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? तो देश के कुल जनसंख्या का भाग करो, पहले देश के तो सिंपल भाषा में समझो, कुल राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम अभी लिया है कि एगो देश में 100 करोड़ राष्ट्रीय आय है, ठीक। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि देश में टोटल लोग है, तुमको मान लो यहाँ पे 20 गो कि 20 ही लोग है, और 20 लोगों ने मिल करके कितना कमाया है? 100 करोड़। तो एक व्यक्ति कितना कमाया? तो यहाँ कट गया 5 बार में ना हो, 20 25 100, एक व्यक्ति कितना कमाया है? 5 करोड़, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना आया? हर व्यक्ति कितना कमा रहा है? 5 करोड़, यही है प्रति व्यक्ति आय। ये क्लियर? पहला चीज क्लियर हुआ। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही कहलाता है, हाँ सब उसमें आता है। अब अभी पहला पॉइंट समझो, फिर दूसरा समझाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का आर्थिक विकास मापने का ये सबसे बढ़िया सूचक माना जाता है, और इसको हम औसत आय के नाम से भी जानते हैं। एम भी है तुम्हारे लिए, पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय को और किस नाम से जानते हैं, तो कौन हो जाएगा? औसत आय। अब वो लड़की जो बोली उस पर समझो, कहे कि तो उसमें तो बच्चा भी आ जाएगा जनसंख्या में, तो बच्चा को भी गिनेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय में बच्चा भी गिनाता है, और यही इसकी खराबी है। हम ये कह दिए कि 20 लोगों ने मिलकर के 5 करोड़ 5-5 करोड़ कमाए हैं तो 100 करोड़ हो गया। क्या ये निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति 5 करोड़ कमाया होगा? यही इसमें एक खराबी है, ये सबको लपेट लेता है। हो सकता है 5 व्यक्ति में 2 गो बच्चा होगा, या एगो बच्चा है एगो बूढ़ा है जो काम करने योग्य नहीं है, लेकिन उसके माथे पे भी 5 करोड़ डाल दिया गया कि ये 5 करोड़ कमाया है, जबकि एक्चुअल में देखो तो वो 1 रुपया भी नहीं कमाया है, वो किसी दूसरे पर आश्रित है। तो ये प्रति व्यक्ति आय में एक कमी है, समझ गए? ये कमी इसका कहा जाता है कि इसमें एक कमी है, लेकिन बेहतर है जितने ऑप्शन है हमारे पास आर्थिक विकास मापने का, उसमें प्रति व्यक्ति आय को बेहतर माना जाता है। दोनों चीज क्लियर हुआ? रिवीजन।
एक वर्ष में किसी देश के कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में जब उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति एक औसत आय है। इसमें जो कमाए हैं उसको और जो न कमाए उसको सबको हम एक ही जोड़ देते हैं। जो 100 कमाए वो भी या जो 50 कमाए वो भी, जब आंकड़ा निकलेगा तो सबके बराबर बना दिया जाएगा। तो ये इसकी एक कमी है, समझ गई? तो प्रति व्यक्ति आय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही बात लिखना है कि राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और नीचे ये वाला फॉर्मूला लिख देना, 2 नंबर तुमको मिल जाएगा। राष्ट्रीय आय पूछेगा तो ये यहाँ तक के फॉर्मूला आप लोगों को लिख देना, ये जो परिभाषा है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अब जब देश के विकास और विकास किया है कि नहीं किया है इस बात को मापा जाए राष्ट्रीय आय के आधार पर, तो अलग अलग देशों का निकाला जाएगा कि पूरे विश्व में कौन देश के राष्ट्रीय आय ज्यादा है, कौन देश के राष्ट्रीय आय कम है। तो यहाँ पे विश्व बैंक ने 2006 में ये रिपोर्ट निकाला था। उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि जहां पे प्रति व्यक्ति आय इतना होगा 4,53,000, उसको हम क्या मानेंगे? विकसित। और जहां पे 37,000 से कम होगा उसको हम मानेंगे विकासशील। यानी अगर एक व्यक्ति एक साल में 4.5 लाख रुपया कमा रहा है तो वह देश विकसित कहलाएगा। कम से कम इतना होना चाहिए, ओका से ज्यादा तो और बढ़िया है। और जिस देश में 37,000 से भी कम रुपया कमा रहा है एक व्यक्ति साल भर में, उसको कहा जाएगा विकासशील या कहो कि अविकसित। भारत क्या आया था? 28,000। एक साल में लोग कितना कमा रहा था? और ये प्रति व्यक्ति आय है। और प्रति व्यक्ति आय की सबसे बड़ी कमी क्या है? हर व्यक्ति 28,000 नहीं कमा रहा है। कोई ऐसा भी होगा एक में जो 5,000 10,000 में टक जाता होगा, कोई ऐसा होगा जो लाख कमाता होगा, लेकिन औसत में क्या रहा है? 28,000। आना कितना चाहिए था? आया 37,000 नहीं आया, तो कौन में रहेगा? गरीब बोला है, विकासशील है, अविकसित है। लेकिन ये डेटा कब के है? 2006 के। आज क्या चल रहा है? कितना साल हो गया? 20 साल। तो 20 साल में डेटा बदला है, लेकिन अभी भी हम लोग विकासशील देश ही हैं। जहां पे 4.5 लाख था वो बढ़ गया है, अब 4.5 लाख की जगह 10 लाख हो गया कि अब प्रति व्यक्ति 10 लाख होना चाहिए। और आपका 28,000 की जगह हो गया होगा कि 1 लाख हो गया, लेकिन है तो आप नीचे ही अभी भी। तो हम लोग कहाँ हैं? विकासशील देश में ही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे तुमको राज्य के दे दिया है कि उस टाइम पे कौन राज्य के सबसे ज्यादा था। तो इससे कोई खास यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं है, जहां पूछेगा वो अलग है अभी, तो इसको हटा दो। अब समझो यहाँ मानव विकास सूचकांक। पहले नियम था कि अगर किसी देश के विकास को मापना है तो वहां के देखिए राष्ट्रीय आय, देखिए कि राष्ट्रीय आय कितना है, या ये कहिए कि प्रति व्यक्ति आय। देखिए जिस देश का प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश विकसित होगा। लेकिन बाद में एक नियम लाया गया। ये नियम लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के हैं, अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, किसी देश के विकास को हम सिर्फ पैसा से नहीं नाप सकते हैं। मान लो हमने के देश में पैसा खूब है, अरबों खरब है, ये 4.5 लाख छोड़ो ना, हम उस टाइम पे 10 लाख प्रति व्यक्ति आय रख लेते हैं कि हमने के इतना था, मान लेते हैं 10 लाख कमा रहे हैं। 10 लाख लिखे हुए कहीं दही संग्रह 10,000 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं। अब बताओ यहाँ के जनसंख्या अनपढ़ हो, यहाँ पे शिक्षा की कमी हो, स्वास्थ्य की कमी हो, क्या उसे डेवलप माना जाएगा? तुम अपने परिवार में सोचो कि तुम्हारे पास पैसा खूब है, भर भर के है, एकदम पैसे पर तू सोता है पलंग के नीचे रख के, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है, परिवार में किसी का, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, क्या तुम्हें विकसित परिवार माना जाएगा? तुम्हें विकसित माना जाएगा? तो यही चीज लाया गया, कहा गया कि सिर्फ पैसा से नहीं नापेंगे। पैसा एक आधार होगा कि जहां के राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक है वो देश विकसित होगा, लेकिन साथ ही साथ वहां के शिक्षा और स्वास्थ्य को भी देखेंगे कि आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसा है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है। और जब सब कुछ बेहतर रहेगा तब हम कहेंगे कि आप विकसित है। यहाँ तक ये भी चीज देखा जाएगा कि आपके यहाँ पोल्यूशन ज्यादा तो नहीं ना है,
आप ज्यादा गंदगी तो ना फैलाते हैं। अगर सब चीज में फिट बैठिएगा तब आज के टाइम पर आपको विकसित देश माना जाएगा। तो वही एक नया रिपोर्ट आया था मानव विकास सूचकांक कि मनुष्य का मानव के विकास को सिर्फ हम पैसा से नहीं नापेंगे, बल्कि पैसा के साथ साथ हम देखेंगे लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य कि ये इनका कैसा है, आय के साथ ये चीज भी देखेंगे। और इसको लाया था कौन? महबूब उल हक ने, ठीक। और 2006 में 177 देश के ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया और उसमें हमारा स्थान पता है कहां था जी? देखिए कहां थे हम, 177 में 126वें नंबर पर। यानी न तो हमारे यहाँ आय बढ़िया है, न शिक्षा बढ़िया है और न स्वास्थ्य बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है। इसीलिए कहां थे? 26 पर। अभी हम नया पढ़ाएं यही चीज 12th में भूगोल में, तो नयका डेटा में आता है 130-32 पर, यानी और हालत खराब है। चीजों का विकास हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। हमनी से छोटा देश है श्रीलंका, पाकिस्तान, और हमसे आगे है, वो बेहतर में आता है। देखो यहाँ पे डेटा है करने गया जी, ओ माय डॉग, डेटा नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग अपना बुक निकालिए, बुक है, बुक में आप लोग देखिए तो छूट कैसे गया, और पलटो इधर इधर, हाँ वहीं पे लाओ इधर। देखो यहाँ ये 2004 के है, 2004 में एक डेटा निकला और इस डेटा में सबसे बेहतर कौन था? नॉर्वे नाम के देश। याद रखना पूछता है मानव विकास सूचकांक में सबसे बेहतर कौन है? नॉर्वे। भारत के देखो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, अब भारत से बेहतर है पाकिस्तान और श्रीलंका, जो कि हमसे गरीब है, हमसे कमजोर है, लेकिन वहां की व्यवस्था हमसे बढ़िया था रिपोर्ट के अनुसार, और हम लोग उससे नीचे थे। ये हमारा हाल था, समझ गए? उसके बाद देखिए अब सवाल पूछता है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वो ब्रांच है जिसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास कार्यक्रम करके ऐसे इसका नाम है। तो वो हर साल रिपोर्ट निकालता है, जितना भी यूएनओ में देश है ना संयुक्त राष्ट्र में, उस सब के डेटा निकालता है कि भारत की परिस्थिति कैसी है, यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य कैसन है, यहाँ के लोगों का आय कैसा है, पाकिस्तान के कैसा है, अमेरिका के कैसा है, चीन के कैसा है, और वैसे करके पूरा वो डेटा आए हाँ चेक होता है। आप भी रिपोर्ट भेजिएगा, वहां से भी रिपोर्ट आएगा लेने, पता करेगा। वो आप अपना देश का डेटा बनाते ना, वो डेटा के आधार पर पता कर लेगा। ये लेल तो तूने पढ़ चाहे मत पढ़, सरकार पास कर दे, पास रह, शिक्षा में बढ़िया रही, हॉस्पिटल खुला रहे के चाहिए, भले में अंदर इलाज होवे चाहे ना होवे, ताकि रिपोर्ट में हम बढ़िया आए कि हाँ हमारा देश विकास कर रहा है। समझ गया? तो देखो, तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये याद रखना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। और हमनी के देश में पहला बार ये जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में 2002 में, दिल्ली में, जब पूरे विश्व का निकला ना, यूएनओ पूरे विश्व का निकाला, 177 देश के निकाला कि कौन देश की स्थिति बढ़िया है और कौन देश की स्थिति खराब है, ताकि हम माने कि कौन विकसित है और कौन विकसित नहीं है। तब उस टाइम पे हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो कहें कि एक काम करो, जैसे वो पूरे विश्व का निकाला ना, हम लोग अपने देश का निकालते हैं कि कौन राज्य बेहतर है और कौन राज्य की स्थिति खराब है, ताकि ओकरा पर काम किया जाए। जब निकलेगा रिपोर्ट, मान लो बिहार आता है सबसे पीछे, तो सरकार के दिमाग में आएगा ना कि बिहार को सबसे आगे करना है, यहाँ ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे विकास की स्थिति बहुत पीछे है। तो इस तरह से रिपोर्ट तैयार हुआ। कौन तैयार किया था पहली बार? तो ये तैयार हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में 23 अप्रैल 2002 को। ये एमवीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव तुम्हारा, कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके शासनकाल में आया था? अटल बिहारी वाजपेयी के। कब आया था? अप्रैल 2002 में। कहां प्रस्तुत किए थे? तो नई दिल्ली में, ठीक। जब ये रिपोर्ट आया तो इसमें सबसे खराब स्थिति थी बिहार के, मध्य प्रदेश के, असम के, राजस्थान के और
उत्तर प्रदेश के। इन सबको एक साथ एक नाम दिया गया, बीमारू राज्य। सवाल बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है, इनमें से कौन बीमारू राज्य है, कौन बीमारू राज्य नहीं है। अब देखो काहे बीमारू बन रहा है। बी आई से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, ए से असम हो गया, आर से राजस्थान हो गया, यू से उत्तर प्रदेश हो गया। तो शॉर्ट में क्या बन गया। तो आप यहां से याद रख सकते हैं कि बीमारू राज्य में कौन कौन आता है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब वो ऑब्जेक्टिव पूछते रहे, तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको सब राज्य याद है, आराम से टिक आउट कर लेगा कि कौन है कौन नहीं है। और सबसे बेहतर स्थिति किसका था, केरल का। जब हमने के पहला मानव विकास रिपोर्ट आया तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आय में सबसे बेहतर कौन निकला, केरल। और सबसे खराब स्थिति में कौन निकला, तो ये सब, इन सब में सबसे खराब कौन था, बिहार, सबसे पीछे। सवाल ये भी पूछेगा कि इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है, तो सबसे पिछड़ा राज्य हमनिए है। समझ गया, बीमारू वाला समझ में आ जाएगा, टिक आउट कर लेगा। बस ये बात याद रखना चाहिए, ठीक, ये याद कर लेना। अपना कोई भी होगा तो नोट करके या नीचे लिख लेना, इसे बी आई कर रहे हैं ये कर, नीचे लिख देना इसे कि बिहार है। एम रहेगा तो लिख देना कि ये मध्य प्रदेश है। फिर लिखेगा ए तो लिख देना कि असम है। फिर लिख देना आर मतलब राजस्थान। फिर लिख देना यू मतलब उत्तर प्रदेश। ऐसे करके इसको याद कर जाना एकदम बउआ, हल्के में मत लेना। देखना ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो कई बार ऐसे सवाल घुमा घुमा के पूछा है, सब करवाएंगे, ठीक ना। तो सब अब हम मेन चीज बताते जा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कौन बनेगा, एक तुम्हारा ये, एक ये, और एक ये बीमारू राज्य। इतना क्लियर। अब आगे आइए, फिर देखो जब राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट आया तो माना गया कि हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सब में थोड़ा सा विकास में तेजी लाया गया है, थोड़ा उसको विकसित किया गया है। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अभी भी वो कमी है, अभी भी यहाँ पे हम लोग पिछड़े राज्यों में आते हैं। ये क्लियर। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, हम लोग आर्थिक विकास को माप रहे हैं। तो एक तरीका हम लोग मापे किससे, तो राष्ट्रीय आय से माप लिए, ठीक। दूसरा का नापे हैं प्रति व्यक्ति आय से, ठीक। अब तीसरा मापते हैं हम लोग कौची से, उपभोक्ता व्यय से। अब देखो थोड़ा भी पैसा रहेगा तब ना तू खर्चा करेगा हो। अब बताओ हमारा भी पैसा ना है, हमको मन करे ऑडी मर्सिडीज लेने का, खरीद सकते हैं, कौन खरीदेगा उसको। तो देश के जनता के खर्च से भी ये बताया जा सकता है कि कौन देश भी पैसा ज्यादा है, कौन देश भी पैसा कम है। क्योंकि जिसके पास पैसा रहेगा वो ऊंचा जीवन स्तर जिएगा, हर चीज कीमती खरीदेगा, एसी में रहेगा, मार्बल टाइल्स वाला घर बनाएगा, एकदम ऑडी चाहिए उसको, निंजा बूसा चाहिए। तो पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम इस आधार पे बता सकते हैं कि कौन देश में ज्यादा खर्चा हुआ था, और वो देश में ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी वहां पे पैसा है, यानी वहां के लोगों की स्थिति बेहतर है, वहां पे विकसित देश है, तभी तो खरीद रहा है। और जहां पे पैसे नहीं रहेगा तो खर्च कहां से करेगा। तो एक ये भी तरीका है, हम किसी देश के जनता के खर्च के आधार पे भी ये बता सकते हैं कि वहां पे आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पहले से आज खर्च बढ़ गया है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि वहां पे पैसा बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, वहां पे आर्थिक विकास हुआ है। और पहले के तुलना में खर्च घट जाए, इसका मतलब वहां पे आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो इसके तहत भी बनता है। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको बनाया गया है, तो ध्यान रखना। जब ये रिपोर्ट तैयार किया गया था खर्च के आधार पर, तो देखा गया कि गांव के लोग जो हैं वो कम खर्च करते हैं, और शहर के जो लोग हैं वो ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों करेंगे, गांव में पैसा कम है और शहर में ज्यादा है। तो सवाल पूछा था ना कि उपभोक्ता व्यय के आधार पर किस क्षेत्र में खर्च ज्यादा हुआ है, तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा खर्च हुआ है, गांव में कम हुआ। तो ऐसू पता कर लेगा ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा हुआ है। शहर में फैसिलिटी वाला जीवन कहाँ होता है, गांव में जो प्रकृति दे दिया आधा उसी में हमने मगन है। समझ गए। उसके बाद देखिए एक होता है तुमको आधारिक संरचना। अगर तुमको अपने देश में आर्थिक विकास करना है या तुमको अपना आर्थिक विकास करना है, तो कुछ चीज है जो होना ही होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आर्थिक विकास
नहीं होगा। जैसे मान लो तुम्हारे देश में सड़क नहीं है, क्या आर्थिक विकास हो सकता है? फैक्ट्री लगेबे न करेगा, लगाएगा तो ले जाएगा करने में है, राहे नहीं है। फैक्ट्री लगा दिया, बिजली नहीं है तो उत्पादन होगा, उत्पादन नहीं होगा तो इनकम होगा, इनकम नहीं होगा तो देश के विकास होगा। तो कुछ मूलभूत आवश्यकता होता है जो होना ही चाहिए, उसी को हम आधारिक संरचना कहते हैं। जिसे देखो, बिजली होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, संचार होना चाहिए, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करें, मोबाइल फोन, ये सब, बैंकिंग की व्यवस्था होना चाहिए। फिर इन सब चीजों को चलाने के लिए आदमी चाहिए, आदमी पढ़ल लिखल चाहिए, तो पढ़े लिखे आदमियों के लिए स्कूल कॉलेज होना चाहिए। वो स्वस्थ रहेगा तबे काम करेगा, तो उसके लिए अस्पताल भी होना चाहिए। तो ये सब आधारिक संरचना है। अगर ये सारी चीजें आपके देश में नहीं है तो आपके देश में कभी भी आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर आपको अपने देश में आर्थिक विकास करना है तो कम से कम इतना व्यवस्था तो आपके यहाँ होना ही चाहिए, तब आप विकास कर सकते हैं। तो यही कहलाता है क्या चीज? आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा, अलग अलग नाम है, समझ गया? तो ये होना बहुत जरूरी है। ये माना जाता है कि जहां पे आधारिक संरचना जितना बेहतर होगा उस देश का विकास होने की संभावना उतना ही ज्यादा है। और जिस देश में आधारिक संरचना है, माने कि इन सब चीजों में कमी होगी, वहां पे विकास होने की संभावना बहुत कम है। क्लियर? अब आगे आइए, अब हमने देखते अपन बिहार के कि हमने के बिहार के का हाल है। तो अगर बिहार के इतिहास में जाओ तो इतिहास तो इसका बहुत खतरनाक है। एक ऐसा टाइम था जब पूरे भारत पर, भारत का छोड़ो, अफगानिस्तान, श्रीलंका तक यहीं से शासन होता था, मगध से। जब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसा, समुद्रगुप्त जैसा राजा हुआ करता था, तो एक टाइम ऐसा था कि बिहार पूरे देश पर शासन करता था। अपना इतिहास था इसका। यहाँ पे आपको एक से एक लोग जन्म लिए, यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध हुए, ज्ञान की प्राप्ति हुई यहीं आपके बोध गया में, ठीक। यहीं पे आपको महावीर हुए, जैन धर्म के संस्थापक, हमने गए वो किए जल मंदिर घूमने। यहीं पे आपके चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुए, अशोक हुए, यहीं पे आपके शेरशाह शुरू हुए, यहीं पे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जन्मे। इसी बिहार के मिट्टी में बाबू वीर कुंवर सिंह हुए, और इसी बिहार के मिट्टी में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हुए हैं। तो ये हमारा इतिहास रहा है, लेकिन ये था है नहीं। हमारे पूर्वज बेहतर थे, हम लोग कमकोढ़ी हो गए हैं। हम लोग कोई ऐसा काम ना कर रहे हैं जिससे कि बिहार का नाम हो। हाँ, ऐसा काम जरूर कर रहे हैं जिससे कि बिहार के नाम जो तनी सुन है वो गुड़ गोबर हो जाए, ये वाला काम कर रहे हैं। तो इसका एक अपना इतिहास था। महात्मा गांधी यहीं से आंदोलन शुरू किए और पूरे देश को स्वतंत्र करवाए। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुआ है, ये इसका इतिहास रहा है। यहीं पे हमारे जयप्रकाश नारायण हुए, जो संपूर्ण क्रांति दे दिया और इंदिरा गांधी को हिला कर रख दिए। उसको आपातकाल लगाना पड़ गया पूरे देश में, इमरजेंसी, 1.5 साल तक इमरजेंसी रहा, यानी दिल्ली तक को हिला दिए। कहाँ के थे? यही बिहार के। यही बिहार में हमारे एक बहुत बड़े गीतकार हुए हैं जिनका नाम है भिखारी ठाकुर, जिनको लवंडा नाच के जनक कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हमारे यहाँ। तो यहाँ इंदिरा गांधी के नाम क्या रहेगा? जयप्रकाश नारायण ऐसा आंदोलन किए ना, पढ़ेगी राजनीति में, ऐसा आंदोलन किए कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ गया, आपातकाल। अब आपातकाल ये सब क्या होता है वो राजनीति में बताएंगे, ऐसे पढ़े हुए हैं, बताए हुए हैं। तो वो ऐसे ऐसे वीर हमारे इस मिट्टी में जन्म लिए, और हम लोग उनके नपुंसक पीढ़ी हैं, उत्तराधिकारी हैं। आए तो वो किए तब तो हम बलवान थे, विश्व में नाम था, पूरे भारत में नाम था। आज आपकी स्थिति क्या है? कभी बिहार से बाहर निकली हो? बिहारी के सब गाली देता है, नीच भावना से देखता है। बिहारी मतलब गाली गलौज, जिसको मारो पीटो जैसे होता है ना, हमने के ये बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे हमारे समाज में जो नीची जाति के लोग होते हो तो दिमाग में सीधे रहता है कि नीचे जाति के लोग मतलब उसको अरे तरे करो, मारो, गाली दो। वैसे ही आप बिहार से बाहर जाइएगा ना, तो बिहारी मतलब इसको इंसल्ट करो। ये हमारी स्थिति है। एक स्थिति ऐसा भी था
एक समय ऐसा था कि पूरे भारत पे हम शासन चलाते थे और आज स्थिति ऐसा हो गया है कि गाली सुनते हैं। तो इसको आगे कौन बढ़ाएगा? हम और आप बढ़ाएंगे। ये हमारा दायित्व है कि हमारे जो पूर्वज किए हैं उस चीज को और बेहतर करके आगे बढ़ाएं। लेकिन जोन परिस्थिति में हम लोग हैं बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, बाकी रॉन्ग साइड में जा रहे हैं। ये एकदम पागले है। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है कि नहीं, हमने मतलब केकरा करें, खाली तोड़ा करे हैं कि बिहार के प्रत्येक नागरिक को कहा जा रहा है खाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करने से हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्कूल खोल देवे तो पढ़ ही नहीं जाएगी तो देश बेहतर हो जाएगा। हम और वो दोनों मिलके योगदान करेंगे ना। अब सुनो, तू बिहार ला कुछ मत कर, तोरा से कुछ न करवावेला है, अपन जीवन तू बेहतर बना ले, बस इतने कहना है। तुम अपने जीवन को ऊंचा बनाओ, बेहतर बनाओ, हमारा बिहार ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। हम ही से तो बिहार है, तो जब हम बेहतर तो बिहार भी बेहतर। तुम अपना जीवन बेहतर बनाओ, बिहार के छोड़ दे, साइड कर। ये करेगी ना कि वो ना करे, वो सरकारें करके तोरा देवे। तोर जीवन कौन बेहतर बना के देगा जी? सरकार के अपने खुद बनाना है। अपना जीवन बेहतर बनाओ, बात के खत्म करो। तो देखो, एक टाइम ऐसा था जब बिहार का अपना एक इतिहास था, गौरवमय इतिहास था, लेकिन आज ये कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक, यहाँ पे इसकी हालत एकदम दयनीय हो गई है। सभी राज्यों में ये सबसे पिछड़ा में आता है। अब ये पिछड़ा में है तो इसके कुछ कारण है। कारण क्या है? देखिए, पहला चीज, यहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो है ना, हर देश के या कहो कि पूरे विश्व के समस्या का एकमात्र कारण वो है हई। ये जितने बढ़ेगा समस्या भी उतना ही बढ़ेगा। और हमनी के बिहार में जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। पूरे भारत में हम तीसरे नंबर पे आते हैं जनसंख्या में। पहला पे उत्तर प्रदेश, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में हम लोग। लगभग 15 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, 15 करोड़ के आसपास पूरे बिहार में। तो इतना ज्यादा जनसंख्या है। तो जो भी हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं तो आधा तो हम ढकेल जाते हैं, तब बेचेला बचवे नहीं किया, तब बेचवे नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा आवे ना किया तो घर कहाँ से बनेबा, मर्सिडीज कहाँ से खरीदबा, बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कहाँ से करेबा? तो ये प्रॉब्लम है पहला। तो अगर हम जनसंख्या पे कंट्रोल कर लें तो पिछड़ेपन से बाहर निकल सकते हैं। समाधान भी हम साथ बताते जा रहे हैं। आगे देखिए, आधारिक संरचना का अभाव। अभी बताएं कि किसी भी देश का विकास करना हो तो वहां पे बिजली, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ इन सब चीजों की कमी है। आज तो कुछ बेहतर हुआ है, 20 साल पीछे चल जाओ तो एकदम खराब स्थिति था। न तो बिजली थी, न तो परिवहन था, न कोई व्यवस्था नहीं था, न स्कूल है, न अस्पताल है, तो कहां से विकास होगा? तो अगर हम इन चीजों का विकास करें तब हम पिछड़ेपन से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमनी के देश में उद्योगों की कमी है। हमनी के राज्य में, बिहार में उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो पूरी तरह से हम निर्भर कहाँ हैं? कृषि पर। और कृषि भी करते हैं तो कौन तरीका से? पुराना वही हंसुआ कुदाई लेके मशीनों का उपयोग कम करते हैं। अभी धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा है, लेकिन आप डेटा में 20 साल पीछे सोचिएगा तो हंसुआ कुदाल से खेती कर रहे हैं। अब बताइए, एक व्यक्ति जो पूरा मशीन से खेती कर रहा है, बढ़िया बीज भी, बढ़िया खाद का उपयोग कर रहा है, और एक हम लोग पुराने तरीके से खेती करें, ज्यादा उत्पादन किसका होगा? उस सब के होगा, तो उसका आय बढ़ेगा और हमारा आय घटेगा। तो अगर हम कृषि में आधुनिकता को लाएं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, उत्तम बीज और सिंचाई की व्यवस्था करें, मशीनरी का प्रयोग करें, तो हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और हमारा आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो हम पिछड़ेपन से बाहर निकल सकते हैं। तो हम समस्या और समाधान दोनों बताते जा रहे हैं। आगे समाधान आएगा तो हम यहीं पढ़ा रहे हैं, उसको हम सीधे स्किप कर देंगे। आगे देखिए, कृषि तो करते हैं, कृषि तो करते हैं, लेकिन कृषि में भी एगो समस्या है। क्या समस्या है जी? देखिए, उत्तर बिहार हमारा बाढ़ में दह रहा है और दक्षिण बिहार सुखाड़ में, तो दोनों तरफ उत्पादन नीचे। फसल तो लगाए हुए भी नहीं किया, तो फसल हुए नहीं किया तो इनकम कहां से होगा? और ओकरा करे लगी कर्जा लेके उहे में डूब जाते हैं, कर्जा में जिंदगी भर कर्जे सधावित रह जाते हैं। तो इस कारण से भी हम पीछे हैं, तो इसमें सुधार करके भी हम बेहतर हो सकते हैं।
ये बता ही दिए कि हमारे पास उद्योगों की कमी है, तो अगर यहाँ पे उद्योग लगाया जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो जीवन स्तर बढ़िया होगा, हम पिछड़ेपन से बाहर निकल जाएंगे। के छुट्टी के नाम लेते हैं। उसके बाद देखिए बिहार में गरीबियों भर भर के है, राष्ट्रीय आय बहुत कम है, जो यहाँ के प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है, और हम लोग एक गरीबी के कुचक्र में फंसे हुए हैं। पैसा ही है ना तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं तो उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं तो फायदा नहीं, फायदा नहीं तो फिर इन्वेस्ट नहीं। समझ गया, ये वो कुचक्र है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो किसी चीज में लगाएगा, लगाएगा तो वहां से तुमको उत्पादन होगा, फिर उस उत्पादन को तू बेचेगा, तब बेचेगा तो तुमको फायदा होगा, फिर उस फायदा को लगाएगा, लगाएगा तो फिर तुमको उत्पादन बढ़ेगा, और इस तरह से चक्र चलते रहता है। लेकिन मान लो तो अभी पैसे भी ना है तो इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, तो उत्पादन भी नहीं, तो वो बेचेगा भी नहीं, तो इनकम भी नहीं, तो फिर इन्वेस्ट नहीं, वह चक्र में फंसा रह जाएगा। तो इसमें एक अर्थशास्त्री, उनका नाम है कुजनेट, वो कहते हैं गरीबी के दुष्चक्र को वो देते हैं परिभाषा, और नहीं, गरीबी के दुष्चक्र परिभाषा वो नहीं दिए हैं, उनका नाम दूसर है, अगर नंबर उनका नहीं याद आ रहा है। वो कहें कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। शांति रहिए थोड़ा देर, नाम याद करे दे। अच्छा आने दो आगे। देखो एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है कुजनेट, वो कहें कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। जैसे कैंसर रोग शरीर के किसी एक अंग में होता है, बाकी शरीर को बेकार कर देता है, वैसे ही गरीबी भी है, किसी एक राज्य में होगा लेकिन वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा। आगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ के व्यवस्था भी खराब है, जो शासन प्रशासन है, नियम कानून है, वो भी खत्म है। जोन मंत्री विधायक को बुलाना चाहिए और इंडस्ट्रीज को कि आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, वो मंत्री विधायक क्या करता है, अगर कोई यहाँ फैक्ट्री लगाने आता तो कहता है कि रंगदारी दे आना तो उड़ा दबो। बताइए कौन यहाँ फैक्ट्री लगाने आएगा? वो रंगदारी इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रशासन सही से अपना काम नहीं कर रहा है। तो अगर इन दोनों चीज में हम सुधार करें तो यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, बेहतर हो सकता है जीवन स्तर। तो ये भी इसका कमी है, इस पे भी काम करना है। तो देखो वही उपाय में आ गया तुमको सब, ये सब तो धड़ाक धड़ाक खत्म हो गया। आज चैप्टर खत्म की, जनसंख्या पर कंट्रोल करके हम निकल सकते हैं, कृषि में हम विकास करके, मशीनरी के प्रयोग करके, ये सब बता दिए तुमको, बाढ़ और सूखा पर नियंत्रण करके, आधारिक संरचना के विकास करके, उसके बाद उद्योग के हम विकास करें, यहाँ पे नया नया उद्योग लगाए तो हो सकता है गरीबी दूर होगा। शांति व्यवस्था स्थापित करिए ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, प्रशासन बढ़िया से काम करे, स्वच्छ रूप से, ईमानदारी पूर्वक से, तब होगा। और एक चीज, केंद्र से अधिक मात्रा में साधनों का हस्तांतरण, हम लोग पिछड़ों में आते हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें सबसे पहले वो कहाँ करे। मान लो कोई फैक्ट्री लगाना है तो कहाँ लगवाए? बिहार में। स्कूल खोलना है कहाँ खुलवाए? बिहार में। हॉस्पिटल खोलना है कहाँ खुलवाए? तो बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगा, बेहतर हो सकता है। तो ये काम करके भी हम पिछड़ेपन से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ देश के आर्थिक विकास में बिहार का क्या भूमिका है। देखिए हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टि से ये 12वें नंबर पे आता है, और जनसंख्या के दृष्टि से ये 3रे नंबर पे आता है। और बिहार के महत्व को हमारे APJ अब्दुल कलाम बहुत बढ़िया से समझते थे, इसलिए वो कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये MBBI लाइन है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि ये कौन कहा था। तो APJ अब्दुल कलाम कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं। एक बहुत बड़ा हिस्सा ना है, अगर मान लीजिए पूरा देश विकसित हो गया, अब बिहार विकसित नहीं है, तो डेटा तैयार होगा, और डेटा जब तैयार होगा तो बिहार तो पीछे है, और इस आधार पे क्या कहा जाएगा कि भारत अभी विकसित नहीं हुआ है। उसके बाद अभी जो हम आप लोगों को बता रहे थे, बिहार गरीब राज्य है, और गरीबी कौन सा बीमारी है? कैंसर के। जैसे कैंसर पूरा शरीर बर्बाद कर देता है, गरीबी पूरे देश को बर्बाद कर देगा। तो अगर केंद्र सरकार या जो भी है देश के राज्य हैं, सब लोगों ने मिल करके इन गरीब राज्यों पर ध्यान नहीं दिया, इसको आगे नहीं बढ़ाया, तो एक दिन ये क्या करेगा? देश को ही बर्बाद कर देगा। ठीक, कभी भी भारत विकसित देश में नहीं गिना जाएगा। तो अगर वो चीज करना है तो बिहार के विकास करना पड़ेगा। जब बिहार के विकास होगा तबे
भारत के विकास हो सकता है। समझ गए? देखो यहाँ पे है, कुजनेट ने कहा था, ये भी अंडरलाइन कर लो, किसने कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो वो कहे हैं कुजनेट। तो ये तुम्हारा यहां से इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे आइए, अब देखो कहा जा रहा है कि हमने के बिहार में जनसंख्या भर भर के है, और अगर इसको हम पढ़ा लिखा के बेहतर बना दें तो देश के विकास में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जनसंख्या में बेहतर तो हैं, लेकिन बेहतर जनसंख्या नहीं है, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, तो हम में कई सारी कमी है। अगर उन सब चीजों को हम बेहतर कर लें तो देश के विकास में हम बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें तुमको मुख्य रूप से यही है, हम लोग देश के विकास में बाकी राज्यों के साथ मिलकर के अपना सहयोग दे सकते हैं और इसको विकसित कर सकते हैं। आगे देखिए, अब ये अंतिम टॉपिक है आप लोगों का, अब बस 5 मिनट के है। कहा जा रहा है मूलभूत आवश्यकता और विकास का संबंध। तो पहला चीज याद रखिए, मूलभूत आवश्यकता और विकास के बीच गहरा संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझो कैसे? मूलभूत आवश्यकता में तुमको 5 चीज आता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। मनुष्य सबसे पहले भागता है रोटी यानी खाना के तरफ। जो भी वो काम करता है उसका पहला उद्देश्य होता है भोजन। जब भोजन मिल जाता है तब वो ढूंढता है तन ढकने के लिए कपड़ा, और जब कपड़ा भी मिल जाता है तब वो सर ढकने के लिए ढूंढता है छत। तब पहले रोटी के तलाश में काम करेगा, फिर कपड़ा के, और फिर मकान के। और जब ये तीनों चीज मिल जाता है तब उसको चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। और हम लोग जितना भी काम करते हैं, जो भी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, उस सबके पीछे इन्हीं 5 चीजों को प्राप्त करना है। हम लोगों को बेहतर खाना चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए और बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए। इसी के लिए तो हम सारा काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो हम तो पूरा टाइम उहे में लगा रह जाएंगे, कैसे हमको भोजन मिले? क्या यहाँ पे आर्थिक विकास हो पाएगा? और अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ है तो क्या आप रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति कर सकते हैं? तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तब आर्थिक विकास होता है, और जब आर्थिक विकास होता है तब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ गए? अब हमनी के देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और उनको कहा जाता है गरीब। एक लाइन बनाया गया कि मान लो यहाँ पे कि 100 रुपया इसे करके, कि 100 रुपया है, ये लाइन कर दिए, जो 100 रुपया से कम कमाएगा वो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे, और जो 100 रुपया से ज्यादा कमाएगा वो जाएगा गरीबी रेखा के ऊपर। ऐसे काल्पनिक बनाया गया है रेखा कि जो एक से कम वो गरीब है, जो एक से ज्यादा वो ठीक स्थिति में है। तो जो इसके नीचे है इसके लिए सरकार काम करेगी, इसको फ्री में अनाज दे देगा, नरेगा के द्वारा 100 दिन के लिए काम दे देगा कि बेरोजगार बैठे रहते काम करो, कुछ इनकम हो जाए, तू अपन रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति कर सको। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार यहाँ पे काम भी करता है, लोगों को रोजगार देते रहता है ताकि उसको इनकम होते रहे और वो अपना मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। समझ गया? तो वही चीज है। अब देखो यहाँ पे वही बताया गया है, और ये चैप्टर हुआ आप लोगों का खत्म। पहला है कृषि जनित उद्योग। तो वैसा उद्योग जो पूरे तरह से कृषि पर निर्भर होता है उसे हम कहते हैं कृषि जनित उद्योग। सब्जेक्टिव के लिए है, याद रखिएगा। जैसे मान लो चीनी के फैक्ट्री है, क्या बिना कृषि के चीनी फैक्ट्री चल सकता है? हम गन्ना के खेती न करेंगे तो क्या फैक्ट्री चलाएगा? ठीक उसी प्रकार और दिया होगा तुमको यहाँ पे, जैसे कि अचार बनाना है तो हम खेती करेंगे आम के, नींबू के, तब ना तू बनाएगा जी। तुमको टमाटर के सॉस बनाना है तो टमाटर के हम खेती करेंगे तब ना तू बनाएगा। मिर्चाई के सॉस का तनी चौमिनवा में डाल दो तो हम मिर्चाई की खेती करेंगे तब ना। तो ये सब क्या चीज है? ये सब कृषि जनित उद्योग है। ये पूरे तरह से किस पे निर्भर है? कृषि पर। अगर कृषि नहीं होगा तो ये उद्योग क्या होगा? बंद पड़ जाएगा। तो ऐसे उद्योगों को हम कृषि जनित उद्योग कहते हैं। गरीबी रेखा वाला हम तुमको अभी बता दिए, लेकिन यहाँ पे गरीबी रेखा को पैसा से नहीं नापा जाता है, ऊर्जा से नापा जाता है। ऐसा माना गया है कि गांव के लोग ज्यादा काम करते हैं तो उनका ज्यादा ऊर्जा खर्च होता है। कितना? 2400 कैलोरी, तो उनको ज्यादा भोजन चाहिए। शहर के लोग कम काम करते हैं तो उनको कम ऊर्जा खर्च होता है। कितना?
2100 कैलोरी। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कितना ऊर्जा खर्च होता है। 9 से पढ़ाते आ रहे हैं तुनी के, तो 2400 आई 2100। तो उसके आधार पे यहाँ पे काम किया जाता है। जो गरीबी रेखा के नीचे उसको कहा जाएगा बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा के ऊपर उसको कहा जाएगा एपीएल, एबो पॉवर्टी लाइन। तो ये चीज है। फिर यहाँ पे जो गरीबी रेखा के नीचे है उसको सरकार रोजगार देती है, उसके लिए लाया नरेगा या कहो मनरेगा। ठीक, तो मनरेगा के तहत यहाँ पे गांव के जो किसान मजदूर हैं, जिनको गर्मी के दिनों में जैसे अभी धान के कटनी हो गया, गेहूं रोपा गया, गेहूं कट जाएगा, उसके बाद 3-4 महीने खेती नहीं होता है, पड़ित रहता है खेत। तो वैसे टाइम पे क्या होता है, जो गांव के मजदूर हैं, किसान मजदूर, वो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो सरकार उनको 100 दिन के लिए काम देती है कि जब तक खेती नहीं शुरू हो तब तक तुम ये काम करो, नहर के उड़ाही कर दो, नदी उड़ाही कर दो, ये सब काम करो और तुम हमसे पैसा लो और पैसा से अपन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करो। तो वही है क्या, नरेगा। तो इस बार सवाल पूछा था मनरेगा में कितने दिनों के काम मिलता है, 100 दिन के, समझ गया। लेकिन इसका नाम अब बदल दिया गया है, राम करके कुछ नाम इसका रखा गया है, राम जी करके। और इसमें अब काम 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया गया है। लेकिन सवाल जो पूछा था वो नरेगे से पूछा था, अभी राम जी से नहीं पूछा है। पूछ सकता है तुमको जब बोर्ड में जाएगा कि मनरेगा के नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो राम जी रख दिया गया है। और राम जी में कितने दिनों का काम मिलता है, 125, और मनरेगा में कितने दिन का, 100 के। और इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा हुआ खत्म। आप लोग क्या करिएगा, कल पूरा चैप्टर एक बार अपने से पढ़ के आइएगा, क्योंकि गैपिंग हो गया है काफी, तो ढेर चीज पीछे वाला आप भूल गए होंगे। तो एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव करने में आप लोगों को आसानी रहे। जो अंडरलाइन करवाए हैं उसको तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इसी के साथ क्लास खत्म, मिलते हैं कल ऑब्जेक्टिव के साथ।